हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जो आज का ये वीडियो है हमारा, ये पॉलिटेक्निक की सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। और इस वीडियो में आपको हम BMW के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे सेकेंड चैप्टर के। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये आता है, ईंधन से आप क्या समझते हैं? ईंधन के उपयोग तथा इसे वर्गीकृत कीजिए। इसका थ्योरी इस प्रकार है, वे पदार्थ जो ईंधन के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। सामान्य तौर पर ईंधन वे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन से रासायनिक सहयोग करके अपनी आंतरिक ऊर्जा में बदलता है और उच्च तापमान पर से ऊष्मा प्रदान करता है। ईंधन के अनेक स्वरूपों में प्राप्त होता है, जिनका उपयोग आवश्यक परिस्थितियों में विभिन्न कार्य हेतु किया जाता है। ईंधन को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों, पहला आता है पर्याप्तता के आधार पर और दूसरा है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो पर्याप्तता के आधार पर ईंधन को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला प्राकृतिक या प्राथमिक ईंधन, दूसरा कृत्रिम या द्वितीय ईंधन। समझिए दोस्तों, पर्याप्तता के आधार पर ईंधन को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है प्राकृतिक या प्राथमिक ईंधन, दूसरा कृत्रिम या द्वितीय ईंधन। तो दूसरा भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को पुनः तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला ठोस ईंधन, दूसरा द्रव ईंधन, तीसरा गैसीय ईंधन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ईंधन के ऊष्मीयमान को परिभाषित कीजिए और उच्च तथा निम्न ऊष्मीयमान को समझाइए। तो ईंधन का ऊष्मीयमान की थ्योरी इस प्रकार है, इकाई भार ईंधन के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे ईंधन का ऊष्मीयमान कहा जाता है। या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं, किसी ईंधन के ऊष्मीयमान द्वारा यह पता चलता है कि उस ईंधन को जलने पर कितनी ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न या प्राप्त होगी। दोस्तों, समझ में आया क्वेश्चन? इकाई भार ईंधन के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे ईंधन का ऊष्मीयमान कहा जाता है। इसे दोस्तों हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी ईंधन के ऊष्मीयमान का मान द्वारा यह पता चलता है कि उस ईंधन को जलाने पर कितनी ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, पहला उच्च ऊष्मीयमान, इस ईंधन की इकाई सहती या आयतन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा, जबकि उससे जलवाष्प के संघनन से प्राप्त ऊष्मा भी सम्मिलित की गई हो, उच्च तथा सकल ऊष्मीयमान कहलाती है। यानी कि उच्च तथा सकल ऊष्मीयमान कहलाती है। इसे हम उच्च ऊष्मीयमान भी कह सकते हैं, सकल ऊष्मीयमान भी कह सकते हैं। इसमें दहन के कक्ष तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर प्राप्त ऊष्मा भी सम्मिलित होती है। उच्च ऊष्मीयमान का समझे दोस्तों। अब देखते हैं निम्न ऊष्मीयमान। निम्न ऊष्मीयमान किसी ईंधन की इकाई सहती या आयतन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा, जबकि उसमें जलवाष्प के संघनन से प्राप्त ऊष्मा को सम्मिलित न किया गया हो, निम्न अथवा शुद्ध ऊष्मीयमान कहलाती है। समझ गए दोस्तों। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम उच्च तथा निम्न ऊष्मीयमान मानों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। निम्न ऊष्मीयमान LCV बराबर उच्च ऊष्मीयमान HCV M × 2.442 mg/kg, जहाँ M एक kg ईंधन के दहन से बनी
जल वाष्प की सहती kg में है। इसमें हम संबंध स्थापित कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको एग्ज़ाम में एक संबंध स्थापित करने का आए तो इसको लिख के आना, वरना यहाँ तक ही छोड़ देना। शुद्ध ऊष्मीमान कहलाती है, ये यहाँ तक ही छोड़ देना। अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं आए कि इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये आता है अधिष्ठोषण। ये पूछा था अधिष्ठोषण से आप क्या समझते हैं, अधिष्ठोषण क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मेरे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है, ये दहन के फलस्वरूप शीर्ष दाब उत्पन्न होने के पश्चात अगला दहन क्षेत्र है जिसमें शेष बचे ईंधन का दहन होता है। समझिए दोस्तों, ये दहन के फलस्वरूप शीर्ष दाब उत्पन्न होने के पश्चात अगला दहन क्षेत्र है जिसमें शेष बचे ईंधन का दहन होता है। इसमें फ्लेम की स्पीड कम हो जाती है क्योंकि बिना जले चार्ज का आयतन काफ़ी कम हो जाता है तथा फ्लेम फ्रंट इस क्षेत्र में कम टर्बुलेंस के मिश्रण से टकराता है, तो उत्पन्न ध्वनि को अधिस्फोटन कहते हैं। समझे दोस्तों। अपस्फोटन, दोस्तों अपस्फोटन नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसकी थ्योरी, किसी भी दहन के कक्ष के दहन प्रारंभ होने के पश्चात ज्वाला एक निश्चित दर से आगे बढ़ती है जिससे ईंधन का अति संपीड़न अंतिम भाग में एकदम दहन होता है, जिसके कारण एक शॉक वेव उत्पन्न होकर कक्ष की दीवारों से टकराती है जिससे एक आवाज़ उत्पन्न होती है। इसी को अपस्फोटन कहते हैं। इसकी दोस्तों समझ गए इसकी डेफिनेशन। किसी दहन कक्ष के दहन प्रारंभ होने के पश्चात ज्वाला एक निश्चित दर से आगे बढ़ती है जिससे ईंधन की अति संपीड़न अंतिम भाग में एकदम दहन होता है, जिसके कारण एक शॉक वेव उत्पन्न होती है और इसके कक्ष दीवारों से टकराती है। यानी कि कक्ष की दीवारों से टकराती है जिससे एक आवाज़ उत्पन्न होती है जिसे अपस्फोटन कहते हैं। दोस्तों इसकी डेफिनेशन हो गई है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आघात प्रतिरोध और संपूरक को परिभाषित कीजिए। आघात प्रतिरोध और संपूरक को परिभाषित कीजिए। आघात प्रतिरोध, पेट्रोल में कुछ ऐसे उपयुक्त पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे कि आघात समाप्त या कम हो जाए। इन पदार्थों को आघात रोधक तथा इनके उस गुणों को आघात प्रतिरोध कहते हैं। संपूरक, ये वह न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई द्रव ईंधन अग्निक्षणिक दमक देता है, उस द्रव ईंधन का संपूरक कहलाता है। संपूरक को दमकांक भी कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।